लिफाफा और पटवारी सहाफ़ी जावेद चौधरी का हुकूमत को मशवरा कि खान साहब के साथ निपटने के लिए वही तरीका अपनाया जाए जो तरीका शेख मुजीबुर रहमान के साथ अपनाया गया था और उसको रास्ते से हटा दिया गया था। अब शेख मुजीबुर रहमान को किस तरह कत्ल कर दिया गया और किसने किया था, उसके लिए आपको ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि शेख मुजीबुर रहमान को किसने किस तरह रास्ते से हटा दिया। पिछले दिनों जावेद चौधरी ने रियासत पाकिस्तान को एक बेहुदा मशवरा दे डाला। उन्होंने अपने कॉलम के अंदर मशवरा दिया कि इमरान खान से निपटने का सबसे मौसर तरीका यह है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान की तरह कत्ल कर दिया जाए। उनके इस बेहुदा मशवरे के ऊपर और कॉलम के ऊपर आवाम की तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। रिएक्शन आए और उन रिएक्शन के अंदर एक बड़ी तादाद इस चीज की भी थी कि जिससे हमें हैरत हुई कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को इस बात का इल्म ही नहीं है कि शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया था। कत्ल भी किस हौलनाक तरीके से किया गया था। कत्ल ऐसे किया गया था कि उनके खानदान के उस दिन 17 लोगों को कत्ल किया गया, तमाम औरतों को कत्ल कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके 10 साल बेटे को भी कत्ल किया गया। और कत्ल भी किसी और ने नहीं किया, बांग्लादेशी फौज ने कत्ल किया। ये कि शेख मुजीबुर रहमान का सियासी सफर क्या था। तो जिस तरह बड़े सगीर के बेशुमार मुसलमान नौजवान कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुए, बिल्कुल उसी तरह से मुजीबुर रहमान ने भी एक स्टूडेंट के तौर पर तहरीक पाकिस्तान के अंदर हिस्सा लिया। 1947 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, उसके दरमियान जो पहला तनाज़ा या पहला बड़ा तनाज़ा सामने आया वो ये था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग ये समझते थे कि बंगाली जुबान बोलने वाले लोग आबादी में ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान की कौमी जुबान बंगाली होनी चाहिए, उर्दू नहीं होनी चाहिए। बहरहाल 1948 में कायदे आजम ने अपने विजिट में ईस्ट पाकिस्तान आज के बांग्लादेश में खिताब किया और वहां पर लोगों को बताया कि मामला सेटल हो गया है और पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू ही होगी। कायदे आजम की जिंदगी तक तो ये मामला थमा रहा, लेकिन उनकी रेलत के फौरन बाद इस मामले ने फिर सर उठा लिया और बंगाल के अंदर इसके ऊपर प्रोटेस्ट और आवाज उठना शुरू हो गई। बंगाल के नौजवानों ने बांग्लादेश के आज के बांग्लादेश और उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के नौजवानों ने इसके ऊपर मुजाहरे करना शुरू कर दिए और जो रियासतें और पाकिस्तान की तरह की रियासतें हमेशा करती हैं वही किया गया कि उनके ऊपर लाठीचार्ज और ताकत का इस्तेमाल किया गया। इस काम के अंदर कुछ नौजवानों की जान चली गई, जिससे इस तहरीक ने और जड़ पकड़ ली। और यहां से इसके अलावा भी और भी रीजन थे, लेकिन ये बड़ा रीजन बना शेख मुजीबुर रहमान के सियासी सफर का। और शेख मुजीबुर रहमान और चंद और लोगों ने मिलकर अवामी मुस्लिम लीग बना डाली, जिसको बाद में उन्होंने अवामी लीग का नाम दिया। तो यूं 1952 के बाद 1954 के करीब तकरीबन अवामी लीग का क्याम जो है या अवामी लीग सरफस पर आई। पहले जनवरी 1965 में सदारती इलेक्शन हुए थे, जिनमें एक तरफ मोहतरमा फातिमा जना खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उस वक्त के सदर अयूब खान खड़े हुए थे। आप सबको पता है कि उस वक्त की रियासत ने फातिमा जना साहबा को कैसे ट्रीट किया और किस तरीके से जीता हुआ इलेक्शन उनसे छीन लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी ने उस टाइम फातिमा जना साहबा का साथ दिया और वो उनके साथ खड़े थे। तो जाहिर बात है उनसे भी उनका मैंडेट छीना गया क्योंकि वो फातिमा जना साहबा के साथ खड़े थे। 1965 की जंग के बाद 1966 में लाहौर के अंदर एक बैठक हुई जहां पर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मशहूर मारूफ 6 निकाती एजेंडा दिया। वैसे तो उसमें और भी चीजें थी, लेकिन 6 निकात में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ये थी कि दिफा का और फॉरेन पॉलिसी का ये 2 डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के पास रहे, बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो है सूबों के पास या यूनिट्स जो मिलकर पाकिस्तान को बना रहे हैं, जैसा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उनको उसकी पूरी आजादी हो, जैसा कि पुलिस है, टैक्स कलेक्ट करना है, बाकी तमाम काम है वो सूबे अपना अपना करें और वफाक सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और दिफा को कंट्रोल करे। शेख मुजीबुर रहमान के इन 6 निकात को वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने गद्दारी कहकर साइड पर फेंक दिया या बगावत कहकर साइड पर फेंक दिया, मतलब कि उनको सीरियस ना लिया गया। उसके बाद बजाय इसके कि उनका कोई कैथारसिस किया जाता, उनको कौमी धारे में लाया जाता, 1968 में अगरतला की साजिश का केस बना दिया गया। केस ये बनाया गया कि शेख मुजीब और उनके साथ 34 बंगाली ऑफिसर्स ने बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, उसका जो बॉर्डर था वो हिंदुस्तान में क्रॉस किया और अगरतला में जाकर हिंदुस्तानी ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की और पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश मुरतब की। उस केस के सिलसिले में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और बगावत और गद्दारी और सेडिशन का ये केस उनके ऊपर चलाया गया, जिसमें बाद में उनको सजा देने की भी इसमें कोशिश की गई। अब चलते हैं हम 1970 के इलेक्शन की तरफ। यूं तो 1970 के इलेक्शन बार-बार मुलतवी हुए, कभी मौसम की वजह से तो किसी और वजह से। बहरहाल खुदा करके 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुए, जब 300 नशिस्तों का ये पूरा ऐवान था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का तकरीबन। इनका जब रिजल्ट आया तो शेख मुजीबुर रहमान ने जीती 160 सीटें और भुट्टो साहब ने जीती 81 सीटें, 81 सीटें, तकरीबन दुगनी सीटें शेख मुजीबुर रहमान की थी और उस हिसाब से उनका हक बनता था कि मुल्क के वजीर आजम या सदर जो है वो शेख मुजीबुर रहमान बने या उनकी पार्टी बने। बहरहाल इस तरफ याया खान साहब और भुट्टो साहब ने यह तय कर लिया कि ये काम हमने नहीं होने देना और इस काम में रोड़े अटकाने के लिए फैसला ये किया गया कि असेंबली का इजलास नहीं बुलाना, ना नौमन तेल हो, ना राधा नाचे, ना असेंबली का इजलास बुलाया जाए और ना उसके अंदर वोटिंग हो और ना ही शेख मुजीब को अपनी अक्सरियत जो है वो शो करने का मौका मिले और ना ही वो हुकूमत का तकाजा करे। बहरहाल इसके ऊपर पूरे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर तशनगी और बहुत ज्यादा रिएक्शन शुरू हो गया और याया खान साहब ने तो डटकर बुरा किरदार अदा किया और उसकी बड़ी वजह यह थी कि याया खान साहब को उनके एडवाइजर्स ने यह मशवरा दिया हुआ था कि अगर आप भुट्टो साहब को इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे तो क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है तो वो एक टूटी फूटी हुकूमत बनाएंगे तो आपका इक़्तिदार प्रॉन्ग रहेगा। इस लालच में याया खान नहीं चाहते थे कि वो शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार सौंप दें। बहरहाल इन मुज़ाकरात के कई दौर, जैसा कि मैंने कहा, हुए। इनमें से एक दौर मार्च 1971 के तीसरे हफ्ते में ढाका में हुआ, जब याया खान साहब वहां गए और उन्होंने कोशिश की शेख मुजीबुर रहमान को यह बात मनवाने की कि वो भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने दें या हेड ऑफ स्टेट बनने दें। जाहिर बात है शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट था, उसने मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद 25 मार्च की शाम को याया खान ढाका से वापस आ गए और आते हुए वहां पर मार्शल ऑफिस कराए और वहां पर फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दिलाई। 25 मार्च की रात और 26 मार्च की सुबह बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तानी फौज ने शुरू कर दिया। सिरत के साथ बंद रही थी, लेकिन ऑपरेशन सर्च लाइट में ताकत के अंधे इस्तेमाल और गैर दानिशमंदाना पॉलिसी को छोड़ने के लिए तमाम और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान फासले बढ़े, जिसका फायदा हिंदुस्तान ने उठाया। 3 दिसंबर 1971 को बाकायदा जंग शुरू हो गई। हिंदुस्तानी फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो गई और बड़े आराम से वो ढाका तक आ पहुंची।
उसके बाद क्या हुआ वो सब हिस्ट्री में लिखा हुआ है। 80,000 के करीब पाकिस्तानी जवान और अफसरान जंगी कैदी बन गए और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 लाख हो गया। बांग्लादेश ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी। भुट्टो साहब उस वक्त मुल्क से बाहर थे, उन्हें मुल्क में बुलाया गया और 20 दिसंबर को उन्होंने पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट का ओहदा संभाला। अपने हल्फ के बाद उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने पहली बार ये बताया कि शेख मुजीबुर रहमान अभी तक जिंदा है और पाकिस्तानी फोर्सेस की तहवील में है। बहरहाल इंटरनेशनल प्रेशर और दूसरे मामलों की वजह से 9 जनवरी को पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान को फ्री करके पाकिस्तान से बर्तानिया भेज दिया। जब उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया वो बर्तानिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक मुकामी होटल में क्याम किया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर उनकी बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात हुई और फिर बर्तानिया की हुकूमत ने उन्हें अपना जहाज मुयसर किया जिसके ऊपर वो वहां से उड़कर हिंदुस्तान पहुंचे और हिंदुस्तान में उस वक्त की हिंदुस्तानी वजीर आजम इंदिरा गांधी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पर उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल किया और वहां से उड़कर बरतानवी हुकूमत के उसी जहाज पर वो दिल्ली से ढाका पहुंचे। उसके बाद रेस कोर्स ग्राउंड में आए ढाका के, जहां पर उन्होंने खड़े होकर अपनी मशहूर ज़माना तकरीर की, क्योंकि वो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के कोई 20-25 दिन के बाद वहां पर ये खिताब कर रहे थे। तो सारी बातें उनकी आवाम के अंदर एक जोश भी था, वलवला भी था और वहां खड़े होकर उन्होंने अपना वो मशहूर ज़माना डायलॉग या फिक्रा बोला। बहरहाल इसके बाद पहले सरबराह बने शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के और उन्होंने अपनी हुकूमत की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगे। उसके बाद 1974 में 1974 में ये सब कुछ 1971 में हो रहा है और 1972 में वो ढाका में पहुंचते हैं जनवरी में और इक़्तिदार संभालते हैं। तो ये मैं अब 1974 में आपको लेके जा रहा हूं। 1974 में कैद पड़ गया लाहौर पंजाब में, जिसमें एक मुताद अंदाजे से 50,000 से 15 लाख के दरमियान कहा जाता है कि लोगों की मौत हुई। अभी वो सारा सानहा चल ही रहा था। शेख मुजीब के बड़े बेटे शेख कमाल की बहुत ही पुरतश शादी हुई, बहुत ही ज्यादा भारी भरकम पैसा लगा के सोने में लदी हुई और तरह तरह के किस्मों के खाने और पता नहीं क्या कुछ आवाम को टेलीविजन स्क्रीन पर और मैगजीन पर और अखबारात में तस्वीरों की शक्ल में नजर आया, जिससे आवाम का और शेख मुजीब का रिलेशनशिप और खराब हुआ। 1974 के जब कहत की बात के फौरन बाद इंदिरा गांधी ने यह स्टेटमेंट दी कि बड़ी बड़ी कुव्वतें हमें खत्म करवाना चाहती हैं, ये चंद मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स के ऊपर ऑपरेशंस करना चाहती हैं। बहरहाल इन्हीं हालात के अंदर 1975 के जून 7, जी हां जून 7 1975 को मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी और एक कौमी गवर्नमेंट बना दी, नई कौमी पार्टी के अंदर जिसका नाम बक्साल रखा। ये जो बक्साल था इसका मतलब ये था कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पाबंदी लगा दी, एक कौमी गवर्नमेंट बनाकर माशी इमरजेंसी लगाकर प्रेस फ्रीडम खत्म कर दी, अखबारात की फ्रीडम खत्म कर दी, पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म कर दी और इससे बहुत इंतशार फैला और यहीं से सीड हुआ, यहीं से वो काम शुरू हुआ जो आखिरकार फिर मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन या उनके कत्ल पर करते हैं। 15 अगस्त 1975 के दिन पर जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ, 15 अगस्त 1975 को सुबह 5 बजे बांग्लादेशी फौज के मिड लेवल के अफसरान ने अपने आप को 4 टोलियों में 4 ग्रुप्स में तकसीम किया। ये वो अफसरान थे जो पिछले चंद महीने से मुजीबुर रहमान को कत्ल करने का मंसूबा बनाए हुए थे। आपको मैंने बताया कि उसमें कहत से लेके उनके बेटे की करप्शन के मामला से लेके जो उन्होंने बक्साल बनाया उससे लेके और बहुत सारे रीजंस की वजह से ये बगावत रूनुमा हो रही थी। बहरहाल ये मिड लेवल के जो फौजी अफसरान थे इन्होंने अपने आप को 4 हिस्सों में 4 ग्रुप्स में तकसीम किया। एक ग्रुप की जिम्मेदारी लगी कि वो एक टैंक लेके शेख मुजीबुर रहमान के घर पर जाएंगे, दूसरा ग्रुप उनके ब्रदर इन लॉ के घर पर जाएगा, तीसरा ग्रुप उनके भतीजे के घर पर जाएगा और चौथा ग्रुप उस रेजिमेंट के सामने जाके खड़ा होगा जो शेख मुजीबुर रहमान की वफादार रेजिमेंट समझी जाती थी या प्लाटून या जो भी हिस्सा था वो उनकी सिक्योरिटी फोर्स का, जिन्होंने अगर शेख मुजीबुर रहमान पर कोई हमला होता तो उन्होंने कोई रिएक्शन करना था। और अफसोस ये 4 ग्रुप अपने अपने रास्ते पर निकले और जो ग्रुप शेख मुजीबुर रहमान के घर पर पहुंचा उसने घर से दूर से ही फायरिंग शुरू कर दी। शेख मुजीबुर रहमान उनके 3 बेटे, 2 बेटे अपनी अपनी बेगमात के साथ अपने कमरों में सोए हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान अपनी बीवी और अपने 10 साल बेटे के साथ अपने कमरे में सो रहे थे। जब ये शोर मचा तो शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा बेटा जिसका नाम शेख कमाल है वो नीचे उतरा, वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर था, वहां से वो नीचे उतरा और रिसेप्शन एरिया के ऊपर उसकी जो फौज के बांग्लादेशी फौज के अफसरान थे उनके साथ या उनके एहलकार थे उनके साथ वहां उसका इंटरेक्शन हुआ और उसको वहां गोली मारकर मार दिया गया। उसके बाद ये एहलकार जो है ये सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर शेख मुजीबुर रहमान के बेडरूम में पहुंचे। शेख मुजीबुर रहमान ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन बाद में या तो दरवाजा तोड़ दिया गया या कमरा खटखटाने के बाद जब वो बाहर निकले तो जो उनका मुलाजिम रोमा था जिसने बाद में टेस्टमनी दी, गवाही दी कि उसने क्या हुआ, वो बताता है कि शेख मुजीबुर रहमान को धक्के देते हुए उन्होंने नीचे लेके जाना शुरू किया। जब वो सीढ़ियों पर थे तो उनको पीछे से गोली मार दी गई जिसकी वजह से वो सीढ़ियों पर गिर गए। जब शेख मुजीबुर रहमान कत्ल हुए तो उनके हाथ में उनका जो मशहूर ज़माना और फेवरेट पाइप था जिससे वो स्मोकिंग करते थे उनके हाथ में पकड़ा हुआ था। पर शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करने के बाद उनका मुलाजिम रोमा बताता है कि ये तमाम एहलकार भलाई मंजिल पर गए जहां पर शेख मुजीबुर रहमान की बेगम थी, उनके भाई थे, उनके बेटे थे और उनकी बीवियां थी। इन तमाम लोगों ने ऊपर बाथरूम के अंदर अपने आप को छुपाया हुआ था या पनाह ली हुई थी। शेख मुजीबुर रहमान की बीवी को लाया गया और जब उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की लाश देखी तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से नहीं जाना, जिसकी वजह से उनको वापस कमरे में जाकर गोलियां मारकर वहां पर कत्ल कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के भाई शेख नसीर को गोलियां मारकर वहीं पर बाथरूम के अंदर कत्ल कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के एक बेटे को जो शेख कमाल था उसको तो जो शुरू में इस्तकबालिया का कमरा था वहां कत्ल किया गया और शेख कमाल की बीवी और शेख जमाल जो दूसरा बेटा था और शेख जमाल की बीवी सूजी उनको ऊपर बाथरूम में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान का 10 साल बेटा शेख रसूल उसको भी ऊपर कमरे में जाकर कत्ल कर दिया गया। यूं शेख मुजीबुर रहमान के घर के अंदर मौजूद तकरीबन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया।